नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि पिछली बजट की तुलना में इस बार का बजट 22% बढ़ा है। ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केंद्र से टकराव वाले पिछले 5 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ राज्य समन्वय के विकास का नया अध्याय लिखेगी। इसके लिए हमने आधारभूत रणनीति तैयार भी की है, जो 10 स्तंभों पर टिकी होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये भी कहा कि कर प्रस्ताव में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, साथ ही टैक्स में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने कुशासन के खिलाफ मुहर लगाकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। ऐतिहासिक जनादेश द्वारा प्रकट किए गए स्नेह और विश्वास के लिए हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्राण प्रतिज्ञा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे चारों ओर चुनौतियों का घना अंधेरा है। महिलाएं कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का शिकार रहीं, युवा मन अविश्वास और आशंकाओं से ग्रसित रहा। पिछले सालों में प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतरा रहा और राजकीय खजाना हमें खाली मिला है, पर हम अंधेरों के बीच उजाले की तलाश करने की ताकत रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनौतियों का घना अंधेरा है। कोई भी सार्थक व्यक्ति, कोई भी सार्थक समाज, कोई भी सार्थक सरकार कभी अंधकार के साम्राज्य को विजयश्री का तिलक नहीं लगा सकती। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की इस मोड़ पर सवाल उठता है कि हम छत्तीसगढ़ को आगे कहां लेकर जाना चाहते हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी ताकतें क्या हैं। शॉर्ट मैनेजमेंट में एक एनालिसिस होता है अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जब हम अपने छत्तीसगढ़ का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पक्ष उभर कर सामने आएंगे, इसका एनालिसिस जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करके विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित होगा, तब हमारा छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए कैसे आगे बढ़ेगा, यह हमारे सामने एक चुनौती है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक स्पष्ट सपना, एक स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है, उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति जरूरी है, एक रोड मैप जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टिपत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और इस दृष्टिपत्र का नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। 1 नवंबर सन 2000 को 1 नवंबर के दिन भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया था और इसी 1 नवंबर को, इसी साल सन 2024 में यह विजन डॉक्यूमेंट जो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 होगा, उसे हम इस राज्य की जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। अध्यक्ष, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, इस 5 सालों के अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जो जीडीपी को केवल 5 सालों में दुगना करने का लक्ष्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत 10 लाख करोड़ की जीडीपी तक जो पहुंचना चाहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में, फंडामेंटल स्ट्रेटेजिकल पिलर्स के रूप में 10 स्तंभों की पहचान किए हैं और उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमारा पहला पिलर होगा फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा ज्ञान। दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा हमारा पिलर होगा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, मैक्सिमम कैपेक्स। चौथा हमारा पिलर होगा प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। हमारा 5वां पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। हमारा 6वां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। हमारा 7वां पिलर होगा फोकस ऑन बस्तर सरगुजा। हमारा 8वां पिलर होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। ट्राइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम्स और द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। इट ओनली रिक्वायर्स lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. अध्यक्ष महोदय, किसी देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए बम बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती है।
शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है, ये विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है। अध्यक्ष महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई। गरीब, किसान, युवा और महिला, चार जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, उन्हें केंद्र बिंदु में रखते हुए इन्हें ऊर्जा और सही दिशा और अवसर प्रदान करके हम प्रदेश की आर्थिक उन्नति में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो पिलर है वह है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस, इन सब सहयोग लेते हुए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ावा देने का हम काम करेंगे। हमारी रणनीति का 7वां पिलर होगा अध्यक्ष महोदय, फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ये हमारी आर्थिक रणनीति का 7वां स्तंभ होगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से अछूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु उद्योगों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी, मछली पालन जैसी संभावनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार समन्वित प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह से मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। यह हमारी रणनीति का 7वां स्तंभ होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी रणनीति का 8वां स्तंभ होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स की स्थापना करने पर हमारा जोर होगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, मध्य मैदानी भाग और दक्षिणी भाग की अपनी अपनी अलग अलग आर्थिक विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्टताओं के अनुरूप तीव्र आर्थिक विकास की विकेंद्रीकृत नीति पर काम करते हुए विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स अर्थात डीडीपी की स्थापना को हम सुनिश्चित करेंगे। रायपुर, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशिष्टता है, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन 14 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। जेल में रहने वाले बंदियों को उनके परिजनों से बातचीत करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 जिला जेल एवं 8 उप जेलों के प्रिजन कॉलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। जेलों की व्यवस्था से संबंधित विभिन्न कार्य जैसे बंदी बैरक, सीसी रोड, आवासीय भवन एवं बाउंड्री वाल निर्माण हेतु 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो कर्मचारी रहते हैं उनको थाना क्षेत्र में ही रहने को मिल सके, दूर दराज के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वे रह सकें, इसके लिए 129 करोड़ रुपए के पुलिस चौकी, थाना एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु 71 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, राज्य के दूरस्थ एवं अंतिम छोर पर स्थित जिला बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 44 पदों का सृजन एवं 1 करोड़ 45 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। 40 व्यवहार न्यायालयों तथा 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना हेतु 360 पदों का सृजन एवं 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला मुंगेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए 9 पदों का सृजन और इस कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कटघोरा जिला कोरबा में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए 19 पदों का सृजन किया गया है। महासमुंद एवं जगदलपुर में परिवार न्यायालय भवन तथा 24 स्थानों पर व्यवहार न्यायालय, इस प्रकार कुल 26 न्यायालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यायिक कर्मचारियों के 289 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए कुल 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था एवं वीडियो वॉल की स्थापना तथा जेल एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग एवं रिकॉर्डिंग हेतु अतिरिक्त सेटअप एवं कंप्यूटर उपकरणों की व्यवस्था के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई विभाग नहीं अध्यक्ष महोदय जहां टेक्नोलॉजी के लिए हमने बजट न दिया हो। ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर इंजीनियर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 596 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।
नगरीय सुविधाओं का विकास, नगरीय क्षेत्रों में सबके लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल योजना अंतर्गत 1002 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट अमृत काल का बजट है। हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों को खरीदी में बोनस देने का प्रावधान किया है। साथ ही चरना पादुका योजना भी शुरू कर रहे हैं। हम विशेषकर सरगुजा और बस्तर क्षेत्र का ध्यान रखे हुए हैं। हमारी सरकार का ये पहला बजट और इस अवसर पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और जिन्होंने आज ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, सीएस साहब, वित्त सेक्रेटरी श्री अंकित आनंद जी, मुख्यमंत्री सेक्रेटरी श्री पी दयानंद जी और सभी प्रेस के मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोगों ने आज के बजट को सुना है। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रभावी ढंग से बजट प्रस्तुत किया है। मैं कुछ मिनटों के लिए आप लोगों के बीच में हूं, बाकी हमारे वित्त मंत्री जी रहेंगे आप लोगों के साथ में। मेरा एक कार्यक्रम है, इसलिए खाली मैं शुरुआत आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। आज हमारी सरकार का ये पहला बजट है और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। इस बजट से आप सभी को इस बात का तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह साकार करने वाले हैं, ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में मुख्य रूप से बाकी विस्तार से बातें हमारे वित्त मंत्री जी करेंगे, लेकिन इस बजट में विशेषकर 4 क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। गरीब लोग कहने से जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, तेंदुपत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं, और उसमें इस बजट में पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए और बोनस देने का भी प्रावधान किए। गरीब लोग जूते चप्पल तक खरीद नहीं सकते और आप सबको मालूम है कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, तो उनके पांवों में कांटा खूंटी न गड़े, इसके लिए चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से
हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा बस्तर और सरगुजा ये ट्राइबल क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी है। और इस बजट में सरगुजा और बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये भी गरीबों के लिए है। आज जो भूमिहीन हैं, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10,000 रुपया सहयोग देगी। इसका भी बजट में प्रावधान है। और भी कई गरीबों के उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से वाई का मतलब हुआ युवा, यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी नौकरी की भी व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में है। उसी तरह से ए का मतलब अन्नदाता। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे। सिंचाई के लिए पर्याप्त इस बजट में पैसा रखा गया है। तो इस तरह से किसानों के लिए भी फोकस किया गया है। और एक है एन, नारी। एन का मतलब है नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। तो ये मुख्य रूप से ये 4 बातें इसमें फोकस हैं। बाकी हम समझते हैं और पूरा बजट आप लोग सुने होंगे कि एक भी क्षेत्र नहीं छूटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की परिकल्पना है। कोई भी क्षेत्र इसमें छूटा नहीं है। बाकी वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रहेंगे। मेरी थोड़ी व्यवस्था है, कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इतना ही कहकर और आप लोगों को भी इस शानदार बजट के लिए और जो मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विकसित भारत, तो उसी तरह तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की भी परिकल्पना किए हैं इस बजट के माध्यम से। और विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा। उसमें आप सब लोगों का भी कहीं न कहीं मदद की आवश्यकता होगी। और हम समझते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा बजट है। सभी वर्गों के हित की चिंता इस बजट में है। मैं बाकी हमारे वित्त मंत्री जी हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी, ओपी चौधरी जी ने आपकी सरकार का पहला बजट पेश किया है और विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इसको पेश किया है। आप इसके कुछ प्रमुख हाइलाइट्स बता सकते हैं क्या? हाइलाइट्स देखिए, इसमें एक तो मैंने कहा कि तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है गरीबों के लिए, और सरगुजा बस्तर विशेष फोकस किया गया है। तो तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 कर रहे हैं और बोनस का भी प्रावधान कर रहे हैं। चरण पादुका का भी हम लोग उसमें प्रावधान कर रहे हैं। उसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना है, जिसमें प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपया साल का देंगे। उसी तरह से किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना में जो 3100 रुपया देने की बात किए हैं, तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किए हैं। जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसको एक मुश्त
24,72,000 किसान इस साल धान बेचे हैं। उनके खाते में 10,000 करोड़ रुपया हम लोग इकट्ठे भेजने वाले हैं। विष्णुदेव साय सरकार ने आज शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने के लिए घर से निकले और विधानसभा जाने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रभु श्री राम एवं माता सीता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट गारंटी को पूरा करेगा, गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं का कल्याण सुनिश्चित करेगा और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दृष्टि के साथ काम आएगा। सर, आज बजट पेश कर रहे हैं, किस तरह खास रहने वाला ये बजट? ये बजट गारंटी को पूरा करने वाला, छत्तीसगढ़ के युवा, महिला, किसान, गरीब सबके हितों को सुनिश्चित करने वाला और छत्तीसगढ़ के एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक विजन के साथ उसके लिए क्या रणनीति होगी और उसके लिए क्या रोड मैप होगा, उस रोड मैप को प्रस्तुत करने वाला बजट होगा। गारंटी भी इसमें नजर आएगी। निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी पर आज पूरा प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी के ऊपर की ओर देखती है। ऐसे व्यक्तित्व हमारा नेतृत्व करते हैं, हम सबका सौभाग्य का विषय है। गारंटी पर भी फोकस होगा, छत्तीसगढ़ के गरीब, किसान, महिला, युवाओं पर भी फोकस होगा और छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में, आने वाले दशकों में हम कहां लेकर जाएंगे और कैसे लेकर जाएंगे, उस रणनीति पर फोकस करते हुए आज का बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बजट में मोदी की गारंटी दिख सकती है। छत्तीसगढ़ के गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को फोकस करते हुए काफी बड़ी स्कीम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लाने जा रहे हैं। ये बजट आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रोड मैप होगा। हमारी रणनीति क्या होगी, विजन क्या है, इसको भी प्रस्तुत करने वाला बजट होगा। तो फुलफिल करेगा। मैं तो लाइफ में टर्निंग्स पर बहुत भरोसा करता हूँ। जिंदगी सीधी सपाट नहीं हो सकती, फुल ऑफ टर्निंग्स होती है और हर टर्निंग को मैं एंजॉय करता हूँ। आज राजनीति में छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और रायगढ़ की जनता जनार्दन के जनादेश से मैं वित्त मंत्री के रूप में भूमिका निभा पा रहा हूँ और कल पहला बजट प्रस्तुत करूंगा। ये मेरे लिए बहुत गौरव का भी क्षण है और मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर भी है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। और कल के बजट में हम गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं को समर्पित बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आएंगे और इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस के माध्यम से फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमारा विजन क्या हो, स्ट्रेटजी क्या हो, रणनीति क्या हो, इस पर एक रोड मैप भी मैं इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज मात्र नहीं होता, किसी सरकार के विजन और रोड मैप को प्रदर्शित करने वाला दस्तावेज भी होता है। इस दृष्टिकोण से मैं बजट को प्रस्तुत करने का कल प्रयास करूंगा। हमारे कल के बजट तक का आपको इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा, बट एक बड़े लक्ष्य के लिए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की स्पष्ट रणनीति के साथ, एक रोड मैप के साथ हम कल का बजट प्रस्तुत करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के डाटे साफ तौर पर कहते हैं आंकड़े की वर्ष 2023-24 के लिए जो ग्रोथ रेट है वो 6.56% मात्र है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.32% का है जीडीपी के ग्रोथ का। पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ का कम है, वो तो खैर नेचुरल सी बात है, पहले एक लिगेसी चली आ रही है दशकों से, बट जो पर कैपिटा इनकम है छत्तीसगढ़ का, उसका ग्रोथ का रेट भी राष्ट्रीय औसत से कम है। तो निश्चित रूप से 5 साल में जो माफिया राज चला कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में, एक एनार्की थी, एक करप्ट सिस्टम था, उसके कारण से उसका दुष्परिणाम इकोनॉमी को भी झेलना पड़ा है। इकोनॉमी भी उससे हिट हुई है, उसी कारण से इकोनॉमी में साफ तौर पे स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजों को हम ठीक करेंगे। कल विष्णुदेव साय जी ने ऐलान किया कि कोयला में रॉयल्टी का जो ऑनलाइन सिस्टम था उसे जुलाई 2020 में कांग्रेस की सरकार ने ऑफलाइन बना दिया ताकि उनकी तिजोरियां भर सके, उनके एटीएम भर सके। उसको कल विष्णुदेव साय जी ने फिर से ऑनलाइन करने की घोषणा की। इसी तरह के सारे एक्सपेरिमेंट्स, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे और उससे रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस को स्थापित करते हुए फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंश्योर करेंगे, उस पर फोकस्ड बजट होगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर
यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड पटेल डेयरी के पास कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गुरुवार को साल 2004 से 2014 तक यूपीए शासन के दौरान देश की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर करने के लिए श्वेत पत्र पेश किया। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को सही जानकारी नहीं दे रही है और कहानियों के आधार पर लोगों को गुमराह करके प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आंकड़ों के अनुसार यूपीए काल के दौरान 10 वर्षों में जीडीपी वृद्धि अन्य सरकारों और वर्तमान सरकार की तुलना में बेहतर थी। सारे रिकॉर्ड ये कहते हैं, अब तो इन्हें रिकॉर्ड ही नहीं रखे। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सही जानकारियां लोगों तक नहीं पहुंचाना है और कहानियों के आधार पर लोगों को गुमराह करके उनको प्रभावित करना है। तो अब किसी प्रकार की इंडिपेंडेंट एजेंसी की जानकारियां ही नहीं प्रकाशित की जा रही। ये सोचा नहीं जा सकता था, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि सेंसस जैसी प्रक्रिया देश में अपनाई ही नहीं जाएगी। आज हम ये देख रहे हैं कि सेंसस ही नहीं कराया गया। तो जो सरकार जो फासिस्टवादी सोच की बुनियाद उनके संगठन की है, वो ऐसा ही काम करती है और कर सकती है। तो आप बाकी देखें कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, कोई भी डाटा जो बेस के आधार पे अवेलेबल नहीं है। और हर डाटा जो उपलब्ध है वो ये कहता है कि यूपीए के समय
10 साल में जो जीडीपी की वृद्धि हुई वो अन्य सरकारों की तुलना में, वर्तमान सरकार की भी तुलना में बेहतर रही है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की जाति और राहुल गांधी के सरनेम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। न्याय यात्रा के रायगढ़ पहुंचने के दौरान राहुल गांधी ने मोदी के ओबीसी होने पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा ने राहुल गांधी के सरनेम पर सवाल खड़ा कर दिया है। मंत्री ओपी चौधरी ने राहुल से पूछा है कि नेहरू से वह गांधी कैसे बन गए, प्रियंका वाड्रा से गांधी कैसे बन गई। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते। मोदी जी ने उनकी जो विजन है, उनका जो नज़र है, वो देश को बांटने वाली ताकतों से ऊपर उठाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए है। मोदी जी की विजनरी नज़र 4 भागों में, 4 स्वरूपों में समाज को देखती है, जिसे हम ज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। GYAN, G गरीब, Y युवा, A अन्नदाता और N नारी। इन 4 स्वरूपों में मोदी जी की विजनरी नज़र हमारे समाज को देखती है। और चाहे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हम उनके पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने SC समाज से चुना, दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने ST समाज से चुना, जो आज़ादी के 50 सालों के 70 सालों में पहले सभी संभव नहीं हुआ था। ओबीसी वर्ग को उन्होंने मंत्रिमंडल में सर्वाधिक ऐतिहासिक रोल दिया। ये सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का जो काम है वो पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी के जाति पर राहुल जी सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो साहू होते हैं वो गुजरात में इसी समुदाय को बिलोंग करते हैं। यह एक पक्ष है, जाति का पक्ष। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाह रहा हूं कि मोदी जी पर सवाल उठाने से पहले वो नकली गांधी को जवाब देना चाहिए और इतिहास बताना चाहिए कि वो राहुल नेहरू से कैसे राहुल गांधी बने, और प्रियंका वाड्रा को जवाब देना चाहिए कि वो वाड्रा है, नेहरू है या नकली गांधी है। दुर्ग कलेक्टर ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों एवं मीडिया की बैठक लेकर निर्वाचन नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारियां दी। निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण आहर्ता 1 जनवरी 2024 मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में कलेक्टर सभा कक्ष में राजनीतिक दलों और मीडिया की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्ग कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया को निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि जिले में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, जिसमें पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, वैशाली नगर, भिलाई नगर एवं अहिवारा विधानसभा तथा आंशिक विधानसभा साजा एवं बेमेतरा हैं, जिसमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1479 है। वहीं बताया गया कि 1 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रारंभिक प्रकाशन 6 जनवरी 2024 तक की स्थिति में पुरुष 7,14,106, महिला 7,21,472, थर्ड जेंडर 54 है, जिसमें कुल मिलाकर 14,35,632 मतदाता हैं। इनके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या बताई गई। इस संबंध में
दुर्ग कलेक्टर ने सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। अंतिम प्रकाशन आज किया गया है। जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं उसमें सब में हमने बूथ वाइज मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है और आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमने ब्रीफ कर दिया है कि जो सूची है उसका एक बार अवलोकन कर लें और कुछ भी अगर समस्या आती है तो हमें तुरंत अवगत कराएं। जिले में आज की तारीख में 14,08,376 कुल मतदाता हैं, जिसमें 7,08,020 महिलाएं और 7,03,01 पुरुष मतदाता हैं। 55 हमारे थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 18 से 19 वर्ष की उम्र के वोटर्स हैं वो 31,317 हैं। इसके साथ ही जो वरिष्ठ मतदाता हैं जो 80 से ऊपर की आयु वर्ग के हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी संख्या 13,984 है और इनके लिए एट होम वोटिंग की सुविधा पिछले विधानसभा चुनाव के अनुसार ही इस बार भी उपलब्ध रहेगी। दिव्यांग मतदाता भी जिले में 8,856 हैं और ये भी अपनी सुविधा के हिसाब से अगर चाहेंगे तो एट होम की वोटिंग ऑप्ट करवा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी इनकी फोटो रहित अवेलेबल रहेगी इलेक्शन ऑफिस में और जितनी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फोटो युक्त हार्ड कॉपी भी हमने अवेलेबल करवा दी है। कुछ भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 1950 जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कार्यालयीन समय पे 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक वर्किंग डेज पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप खुद एक वोटर है और अपना डिटेल्स चाह रहे हैं तो ECI की जो वोटर हेल्पलाइन है ऐप है, वोटर ऐप है और ECI का जो वोटर पोर्टल है उस पर आप जा करके आप कौन से बूथ में आपका नाम है वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जितने भी लाइसेंस्ड जिनको भंडारण के लाइसेंस हैं और जिनको दुकान के लाइसेंस है उनका सबको दोबारा से SDM और हमारी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम है वो जाकर के एक बार इंस्पेक्शन कर ले रहे हैं कि जो नियम के अनुसार है वो अपना भंडारण कर रहे हैं या उनकी पटाखे की बिक्री कर रहे हैं और जो भी इस प्रकार की अवैध भंडारण या बिक्री करते हुए पाए जाते हैं उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए। बाजार में भी दुकान है उसके लिए कोई कार्रवाई? भंडारण को लेकर के थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया में ना हो, आपके जो सुरक्षा के ध्यान है उनको रखना चाहिए। अगर छोटे स्केल पे दुकानों में उनके अगर लाइसेंस उनके पास उपलब्ध है तो वो बेच सकते हैं। बेसिक अगर अपने फायर एक्सटिंग्विशर और ये सब का ध्यान रखें। बाकी अगर कहीं इलीगल कहीं पे भी सेलिंग हो रही है तो हमारी टीमें, नगर निगम की टीम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हमारे रेवेन्यू का प्रशासन है वो पूरा फील्ड में अगले 1-2 दिन में जांच करके उसको ठीक करें। फायर सेफ्टी को ध्यान रखते हुए कार्रवाई किस प्रकार की जाएगा? फायर सेफ्टी को लेकर के जो आपकी नॉट जस्ट पटाखा फैक्ट्रीज, जितने भी एक्सप्लोसिव हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको हमारे जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर हैं और जो होमगार्ड डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी लगातार इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनकी संस्थाओं में जो प्रावधान रहते हैं कि आपको फायर सेफ्टी के लिए नॉर्म्स है, आपके पास में फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, नियर बाई उनका रास्ता होना चाहिए अगर एम्बुलेंस की फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़े तो उन सब की हमने इंश्योर करवा रहे हैं कि वहाँ पे हो ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना जिले में इसमें ना हो। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आजाद जनता पार्टी द्वारा संयुक्त पुलिस परिवार की 2800 रुपए ग्रेड पे यूनियन वेतन भत्तों इत्यादि की मांग को लेकर दुर्ग से विधानसभा रायपुर तक शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीके से पद यात्रा कर मुख्यमंत्री व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपने रवाना हुए। आजाद जनता पार्टी द्वारा अपनी 59 बिंदुओं की मांग को लेकर शुक्रवार को दुर्ग के पटेल चौक से रायपुर विधानसभा पहुंच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें बताया गया कि संयुक्त पुलिस परिवार, जिला बल, सशस्त्र बल, DSF, गोपनीय सैनिक, जेल विभाग, नगर सेना इत्यादि की मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महत्वपूर्ण मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिससे राज्य के जवानों व उनके परिजनों को जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का बजट सत्र 2024-25 भी चल रहा है, इसलिए संयुक्त पुलिस परिवार की समस्त मांगों को पूरा करवाने हेतु आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष उज्जवल दीवान की अगुवाई में आजाद जनता पार्टी के सदस्यगण व आमजन संयुक्त पुलिस परिवार की मांगों को लेकर रवाना हुए। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अध्यक्ष उज्जवल दीवान हूँ। हम आजाद जनता पार्टी की तरफ से संयुक्त पुलिस परिवार, जिसमें जिला बल, सशस्त्र बल, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, DSF, जेल प्रहरी, नगर सेना, वन विभाग, आबकारी विभाग, आपका ट्रांसपोर्ट विभाग और माइनिंग विभाग के जितने भी सिपाही हैं, इन सभी की आवाज उठाने के लिए हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। 59 बिंदुओं की हमारी मांगे हैं, जिसमें सबसे मुख्य बिंदु 2800 रुपए ग्रेड पे सिपाहियों का किया जाए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। दूसरा, यूनियन की मांग है। तो इन सब बातों को लेकर जब हम माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी के पास जाने वाले थे पद यात्रा करके दुर्ग से रायपुर, तो गृह मंत्री महोदय के निवास से हमारे पास सूचना आई है कि वो हमसे मिलना चाहते हैं और हमारी बात सुनना चाहते हैं। तो हम पद यात्रा को स्थगित कर दिए और रायपुर में गृह मंत्री जी के पास जाकर अपना ज्ञापन उनको प्रस्तुत करेंगे।
आप अगर से जाएंगे जी अब साधन से जाएंगे, क्योंकि पद यात्रा अब माननीय महोदय जी को जो हमें संदेश देना था, तो वो संदेश सुनने के लिए वो तैयार हैं, तो हम उनको अच्छे से और जाकर आमने सामने समझा पाएंगे बात को। अब तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुलिस परिवारों की मांग की अनदेखी करना समझ से परे है। देखना होगा कि आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष की अगुवाई में निकाली गई यह पद यात्रा पुलिस परिवारों को न्याय दिला पाती है अथवा नहीं। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेशवासियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए थे, जिससे हितग्राहियों को सरकारी राशन उपलब्ध हो रहे थे। अब छत्तीसगढ़ की सरकार बदल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू हो चुका है और अब पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए आवेदन करना अनिवार्य है। यदि नवीनीकरण का आवेदन किन्हीं कर्म से नहीं किया जाता तो राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए 29 फरवरी तक का वक्त आम जनमानस को दिया गया है।
राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन ने जो एपीएल और बीपीएल श्रेणी के जो राशन कार्ड जारी किए हैं उसमें नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। नवीनीकरण 2 चरणों में किया जा रहा है। एक तो आप अपने नज़दीक के उचित मूल्य की दुकान है वहाँ आप जाएंगे और दुकान संचालक को आवेदन करके वो टैबलेट के माध्यम से अपना राशन कार्ड का नवीनीकरण आप करवा सकते हैं। दूसरा, आप स्वयं अपने खाद्य विभाग के जो वेबसाइट है उसमें जाकर राशन कार्ड नवीनीकरण ऐप को डाउनलोड अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे करके उस पर आप अपना राशन कार्ड का नवीनीकरण करवा सकते हैं। नहीं, सरकार द्वारा एपीएल राशन कार्ड के लिए 10 रुपया निर्धारित है। बाकी जो बीपीएल श्रेणी के जो 3-4 प्रकार के राशन कार्ड हैं उसमें निःशुल्क है वो। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि राशन कार्ड का नवीनीकरण के बाद आपको 30 दिन के बाद आपको नए राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। तो पुराने राशन कार्ड को आपको उस दुकान में समर्पित करना होगा, उसके बाद ही आपको नए राशन कार्ड प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर आस घटक के तहत 2022-23 में मकान के लिए आवेदन करने वाले लोगों के प्रथम अंशदान 10% जमा करने के पश्चात 7वें चक्र की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें लोगों को अपने आवास प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किराएदारी में निवास करने वाले लोगों को उनके अपने आवास देने का लक्ष्य मोर मकान मोर आस घटक के तहत रखा गया है, जिस कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में किराएदारी में निवास करने वाले लोगों के लिए जिन्होंने 2022-23 में मकान के लिए आवेदन किया था और जिन्होंने इसके कुल कीमत का 10% अंशदान जमा कर दिया था, उन सभी लोगों को लॉटरी के माध्यम से उनके आवास उपलब्ध कराए गए। यह प्रक्रिया नगर पालिक निगम भिलाई परिसर में पूर्ण की गई। इस प्रक्रिया में वे सभी लोग शामिल हुए जिन्होंने अपने खुद के आवास के लिए आवेदन लगाया था और 10% का अंशदान भी निगम भिलाई में जमा कर दिया था। निगम भिलाई द्वारा पूर्ण पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया। इस प्रक्रिया को लेकर विभागीय अधिकारी विद्याधर देवांगन ने न्यूज़ टीम को जानकारी उपलब्ध कराई है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो स्लम बस्तियों में किराएदारी के रूप में निवास कर रहे हैं उनको आवास आवंटन की लॉटरी, ये 2022 और 23 बैच के लोग जो राशि जमा कर चुके हैं उनको शामिल किया जा रहा है और उनको आवास अलॉटमेंट किया जा रहा है। ये लमसम 3 से 3.5 लाख रुपए का अंशदान इनको देना है। पहले 10% राशि 30,000 रुपये जमा करने के पश्चात इनको लॉटरी में शामिल किया जाता है और लॉटरी के माध्यम से आवास अलॉटमेंट किया जाता है। बाकी की किस्तों को 9 किस्तों में जमा करना है इनको, और ये चाहे तो बैंक से लोन लेके भी अपने आसान किस्तों में बैंक को EMI पटाएंगे और बैंक के माध्यम से निगम को जो बकाया राशि है वो जमा हो जाएगा और इनको अलॉटमेंट पेपर मिल जाएगा। इस 7वें चक्र की प्रक्रिया के तहत जिन लोगों को आवास मिले उनके चेहरे पर अपने खुद का आवास होने की खुशी साफ देखी जा रही थी। यह प्रक्रिया आगे भी चलेगी जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान पूर्णतः आवंटित नहीं हो जाते हैं। एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक आग लगने से बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंचे आरपीएफ के जवानों ने आग पर काबू पाया। शुक्रवार की सुबह कोरबा रवाना होने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 में खड़ी एक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच M1 से अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग की वजह से कोच की सीट बेडरोल पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि स्टेशन में अचानक लाइट बंद हुई, जिसके बाद कोच से धुआं उठने लगा। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।